हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 13 तक न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए सीधे चलते हैं 2.14 न्यूमेरिकल पर। 2.14 ये कहता है टू टेनिस स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दो छोटे साइज के स्फीयर हैं, एक पर 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरे पर 2.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और फील्ड निकालिए। फर्स्ट पार्ट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अगर हम इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। चलिए सबसे पहले हम दोनों पोटेंशियल की बात करते हैं, पहले चार्ज का पोटेंशियल और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल। सपोज करते हैं ये चार्ज पहला है Q1, ये है दूसरा Q2। तो V1 कितना होगा, फार्मूला KQ/R, तो KQ1/R1। तो K की वैल्यू आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹। चार्ज है 1.5 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6। डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है तो सेंटीमीटर का आपने बना लेना है मीटर। तो ये वोल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, V1। इसी प्रकार आप V2 निकाल लेंगे, सिर्फ 1.5 की जगह 2.5 आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा V2। जब आपके पास V1 और V2 आ जाएगा तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो V है उसका फार्मूला होगा V1 + V2। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इट इज क्वाइट इजी, काफी इजी है। जैसे इसको आप, ये 10 पर कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर यहाँ पर -1 हो गई, ये ऊपर जाके +1 हो गई, लाइक दिस। अब आप पावर सोल्व करें, 10 की पावर 10 में से 6 गया, 10 की पावर 4, तो ये 9 × 10 की पावर 4 वोल्ट। इसी प्रकार इसे सोल्व करें, फिर दोनों को जोड़ दें, आपको यहाँ पर टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसी के अंदर ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। चलिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए हमने इसे डायरेक्टली जोड़ दिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। जो पहला चार्ज है उसका फील्ड यहाँ पर इधर होगा, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे डायरेक्टेड होता है, तो ये E1 हो गया। और दूसरे चार्ज का फील्ड दूसरे से अवे होगा तो ये E2 की डायरेक्शन है। चलिए बात करते हैं, E1 कितना होगा, E1 होगा KQ1/R12। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप निकालेंगे 9 × 10⁹। पहला चार्ज है 1.5 माइक्रो, डिस्टेंस का स्क्वायर तो 15 × 15 सेंटीमीटर का मीटर बनाया और स्क्वायर किया तो 10⁻⁻4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम में। ओके फाइन। और ये जो E1 है इसकी डायरेक्शन हमारे पास है, इसको अगर आप कुछ नाम दें ABO, तो ये है हमारे पास अलोंग OB। दूसरा आपके पास होगा अलोंग OA। फिर जब दोनों को वेक्टोरियली जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएंगे, यानी घटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार आप E2 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा KQ2/R2²। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट, इसकी ये जो डायरेक्शन आई है ये किधर आई है, अलोंग OB, और अगले की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अलोंग OA। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब आप दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ने का मतलब है, जब उल्टी डायरेक्शन में तो घटा दिए जाएंगे। तो आप इसमें से E2 में से E1 माइनस कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको x एक्सिस ले लीजिए, तो ये -x हो गया। तो इसकी डायरेक्शन x एक्सिस में है तो अलोंग लिखने के बजाय आप पॉजिटिव i कैप लिख देंगे। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके साथ आप नेगेटिव i कैप लिख देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो i कैप कॉमन लेने पर ये जो नेगेटिव है ये बीच में बच जाएगा और ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएंगे। तो चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके मिडल पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर जो प्लेन है यानी इक्वेटोरियल लाइन जो है, वहां पर 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल और फील्ड बताइए। तो सेम क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास दोनों चार्ज हैं, एक है 1.5 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2.5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसके मिडिल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर बताइए पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ओके फाइन। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा।
ये हमें मिल जाएगा 225 प्लस 100 का रूट, तो 325 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। ये डिस्टेंस आ गए, तो आप पोटेंशियल V1 निकाल लेंगे। V1 बराबर आ जाएगा KQ1/R1। सिमिलरली 9 × 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये रूट 325 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 18 है। अप्रोक्सीमेटली 18 ले लेते हैं। 18 वैसे 324 का रहता है, तो चलिए अगर हम 18 बात करें तो 18 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मीटर बना लीजिए। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया वोल्ट में। इसी प्रकार आप V2 निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस सेम है बट ये चार्ज अलग है, तो 1.5 की जगह 2.5 आ जाएगा और आपको मिल जाएगा V2। और फिर आप वैसे ही V = V1 + V2 दोनों को जोड़ देंगे, यू विल गेट द आंसर। इसमें बच्चे प्रॉब्लम फील करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड इधर होगा E1, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा E2। अब दोनों फील्ड अलग अलग हैं। अगर दोनों फील्ड सेम होते तो हम इसके कंपोनेंट कर लेते, दोनों के ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होकर हमारा आंसर आ जाता। बट अब ये प्रॉब्लम है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि चार्ज डिफरेंट है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो फिर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसे हम पैरेललोग्राम लॉ से सोल्व करेंगे। तो जो E नेट आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब बच्चे E1 E2 तो निकाल लेंगे। E1 आपको मिल जाएगा KQ1/R1 स्क्वायर से और E2 आपको मिल जाएगा KQ2/R2 स्क्वायर से। आपको दोनों चार्जेस पता हैं, दोनों डिस्टेंस पता है, तो E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉब्लम आती है cos थीटा कि cos थीटा कैसे निकालें। नाउ वेयर इज दैट थीटा? थीटा आपके पास है E1 और E2 के बीच का एंगल, यानी दिस एंगल। अगर ये एंगल है तो हमारे पास ये एंगल ये बचा। अगर ये एंगल है थीटा, मान लीजिए कि ये एंगल फाई है, तो जो थीटा है वो हमारे पास 2 फाई के बराबर हो गया। तो चलिए पहले फाई निकाल लेते हैं। जब हम फाई निकालते हैं, फाई यानी टेंजेंट फाई की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये 15/10। 15/10 आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो जब आप टेंजेंट फाई की वैल्यू 3/2 पर देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली फाई जो है वो 56 डिग्री के आसपास कहीं आ जाएगा। अगर फाई 56 डिग्री के आसपास आ गया तो ये लगभग 112 डिग्री आ जाएगा। अगर ये लगभग 112 डिग्री आ गया तो cos 112 डिग्री की आप वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास है 0.38। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वैसे तो वो टी रेशो टेबल से हमें मिलता है। जैसे लोगरिथम टेबल होती है वैसे ही टी रेशो टेबल होती है, यानी साइन कोस के सभी एंगल्स की वैल्यू उस टेबल में दी होती है। बट जनरली वो टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया कैसे लगाएं कि आप cos 90 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी होती है। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 0, और cos 120 डिग्री की वैल्यू देखें क्या है। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। यानी ये जो हमारा एंगल है, इससे एक छोटे एंगल की वैल्यू आपको पता है, एक बड़े एंगल की वैल्यू पता है। अब आपने अंदाजा लगा लेना है कि इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आएगा। अब 112 डिग्री जो है वो 120 डिग्री की तरफ ज्यादा है कंपैरेटिव 90, इसलिए जो आंसर है वो 0.5 के ज्यादा नजदीक आएगा। तो हमने रफली, ये तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता है, बट आप रफ आइडिया लगाएं तो भी 0.4, 0.35, 36 इस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं। या फिर हमारे पास टी रेशो टेबल होनी चाहिए। तो जब आप cos की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, E1 E2 की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं क्योंकि उन्हें थीटा निकालना नहीं आता, और कई बार बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल और फील्ड जो है उसके फार्मूले को गलत कर देते हैं। समटाइम्स बच्चे पोटेंशियल के फार्मूले में डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और फील्ड के फार्मूले में एक पावर लगा देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है। नंबर 2 बात, पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्टली जुड़ जाती है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर निकालें। किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली कई बार तो हम कंपोनेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर ये दोनों बराबर वैल्यू के होते तो हम कंपोनेंट करते हैं। या फिर कई बार हमें ऑलरेडी ये एंगल पता होता है। सपोज ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाता और ये भी 60 हो जाता और हम हमारी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते।
अब यहाँ दोनों ही केस नहीं है, ना तो ये दोनों बराबर हैं, ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर हमें इस तरीके से करना पड़ा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। शेल मतलब अंदर से खाली सफियर, स्फेरिकल शेल का मतलब है एक ऐसा सफियर जो अंदर से खाली है, होलो है, उसका इनर रेडियस r1 दे रखा है और आउटर रेडियस r2 दे रखा है। हैज ए चार्ज q, इसके ऊपर एक चार्ज q रखा हुआ है। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव q चार्ज है इसके आउटर सरफेस के ऊपर। अब ये कह रहे हैं ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर हम यहाँ पर एक चार्ज स्मॉल q रख दें, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। सेल के अंदर वाले सरफेस पर और बाहर वाले सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। देखिए बाहर हमारे पास कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, जैसे ही आपने अंदर पॉजिटिव Q चार्ज रखा तो इंडक्शन की वजह से उतनी ही वैल्यू का नेगेटिव चार्ज अंदर वाली सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, वो कहां से आया, यहीं से तो आया ना, मेटल सरफेस से, कंडक्टिंग स्फीयर से। तो जितना नेगेटिव अंदर आया उतना ही पॉजिटिव बाहर और आ गया। इसका मतलब बाहर टोटल चार्ज हो गया Q प्लस Q। तो इंडक्शन से ये नेगेटिव Q अंदर की साइड आ गया और पॉजिटिव Q जो है वो बाहर की साइड आ गया। बाहर ऑलरेडी एक कैपिटल Q चार्ज पड़ा था, तो टोटल चार्ज हो गया Q प्लस Q। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप इनर सरफेस का चेक करें, सिग्मा इनर, तो उसका चार्ज कितना है, नेगेटिव Q, एरिया कितना है 4πr1²। तो ये हमारा आंसर है इनर सरफेस के लिए। अगर आप आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो टोटल चार्ज है आपके पास Q प्लस Q और एरिया आपके पास है 4πr2²। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2.15, इसका पार्ट ए। चलिए साथ ही बात कर लेते हैं पार्ट बी की। 15 का पार्ट बी कहता है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी। कैविटी का मतलब है फ्री जगह, खाली जगह, जैसे कि ये कैविटी है हमारे पास, अंदर से खाली होना। ये कह रहे हैं कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज। कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज ना हो तो क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा, इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, जबकि सेल जो है वो हमारा स्फीयर नहीं है। यानी मान लीजिए कि जो शेल है वो खाली तो है पर वो स्फीयर ना होकर इर्रेगुलर सरफेस का है और अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ये जरूरी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? यस, बिल्कुल जरूरी है। आप गॉस लॉ से इसे अगर स्टडी करें तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q इनसाइड जो है वो जीरो है। अगर ये जीरो है तो हमारा फ्लक्स हो गया जीरो, और अगर फ्लक्स जीरो होगा तो किसी भी एरिया में से क्रॉस होने वाले फ्लक्स को आप जीरो के बराबर रखो तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाता है। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा जीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड has a discontinuity from one side of a charged surface to another side। यानी एक चार्ज्ड सरफेस जो है उसके एक साइड से दूसरे साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डिसकंटिन्यूटी इन्होंने दी हुई है नॉर्मल कंपोनेंट की। यानी ये कह रहे हैं कि एक साइड का फील्ड आपने E1 ले लिया, एक का E2 ले लिया। अगर हम इसकी बात करें इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फाइन, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक बात तो हम ऑलरेडी एक हमने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के नाम से, उसमें प्रॉपर्टी स्टडी की थी। मान लीजिए कि ये कोई चार्ज्ड स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर, इसके जस्ट आउटसाइड या सरफेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं इसे मैं E2 बोल देता हूँ और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं, और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास है जीरो। तो जब आप इन दोनों का वेक्टर सम देखेंगे तो इन दोनों के वेक्टर सम या सब्ट्रैक्शन की भी अगर हम बात करें तो उसका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आप E2 माइनस E1 फाइंड आउट करें यू विल गेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एक थिक शीट ले लें, थिक शीट, यानी इसका इधर भी चार्ज्ड है और इधर भी चार्ज्ड है। पहले हम थिन शीट का केस स्टडी कर चुके हैं। तो ये अगर थिक शीट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारे पास, दोनों शीट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे,
इन दिस वे, तो आप यहाँ से E2 माइनस E1 ऑन द आइदर साइड वी हैव टू कैलकुलेट द डिसकंटिन्यूटी। हमें दोनों में से एक को अगर हम लेफ्ट साइड लें और एक को राइट साइड लें तब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक थिक चार्ज शीट जो है उसके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें इस थिक शीट की वजह से, दूसरा इस साइड कैलकुलेट करें, और जब हम उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे वी विल गेट द सेम रिजल्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने हमारे वीडियोस में थिक शीट के केस को स्टडी नहीं किया है। हमारे सिलेबस में थिन शीट का केस ही डाला हुआ है और उसी को हम स्टडी करे हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि डियर स्टूडेंट्स आप इसे ना समझ पाएं, बट ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, इस प्रॉपर्टी को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये दोनों पॉइंट्स जो है हमने प्रूफ भी किए थे कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है अंदर का जीरो। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज दिस वे। आपसे ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें। हमारा जो प्रूफ है वो हमें यहाँ से मिल चुका है। चलिए इसी में पार्ट बी जो है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर साइड। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके फाइन। टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो जीरो है। एक तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ओनली परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो जीरो है, तो इसलिए उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। दे बोथ आर सेम। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द आइदर साइड द टेंजेंशियल कंपोनेंट हैज नो डिसकंटिन्यूटी। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जाएं तो ले जाने में किया गया जो वर्क डन है वो जीरो है। अगर हम वर्क डन जीरो की बात करें तो इसका मतलब फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास जीरो आ गया। यानी एक चार्ज को अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या हो गया, जीरो। और जो वर्क डन अगर जीरो हो जाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इफ द वर्क डन इज जीरो देन व्हाट विल बी द फोर्स। फोर्स हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट इंटू ई। तो ये हमारे पास हो गया जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो हो गया, और इनसाइड इट इज ऑलरेडी जीरो। दैट्स व्हाई दैट कंटिन्यूटी इज ट्रू। तो ये हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप घर पर रहकर और आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें या करने की कोशिश करें, सोल्व करें, दोस्तों के साथ बैठ के करें। एंड तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी फिजिक्स। जय हिंद।